तो देखो अब लास्ट लेक्चर अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन कुछ बीट्स आपको पढ़ाए थे, कुछ कंसेप्ट्स और कुछ केसेस हमने स्टडी किए थे। उसी बीट पर आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो लिखिएगा आप एक एक करके क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें वही फॉर्मूला यूज करने जो हमने ऊपर डिराइव किए हैं। तो उन्हीं कंडीशन पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद पावर की ओर जाते हैं। लिखिएगा, अ स्प्रिंग इज initially compressed. A spring is initially compressed by x and then it is further compressed by y. Find out the work done during the latter compression. तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर के दिया है स्प्रिंग का। उसमें अब उन्होंने क्या बोला है, देखो अब इनिशियली स्प्रिंग कॉम्प्रेस एक्स से होने वाला है और उसके बाद वो फर्दर कॉम्प्रेस करने वाले हम वाई से। सो फाइंड आउट द वर्क डन ड्यूरिंग द लैटर कॉम्प्रेशन। जो दूसरा कॉम्प्रेशन है ना, जब वाई से कॉम्प्रेस किया है तब हमें उसका कॉम्प्रेशन निकालना है। मतलब पहले ये स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में था, तो एट दैट टाइम वर्क डन भी आपको पता है जीरो रहेगा, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो रहेगा। ओके, तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले थोड़ा ही कॉम्प्रेस करने वाले हैं। ओके, स्प्रिंग मतलब थोड़ा कॉम्प्रेस हुआ है और वो छोटा सा कॉम्प्रेशन एक्स है। इज इट ओके? तो बताओ अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर कितना जनरेट होगा। कॉम्प्रेशन या फिर एक्सटेंशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वर्क डन के साथ इक्वल आता है। तो बताओ इस प्रोसेस में हमें कितना वर्क डन लगने वाला है। एक्स एक्स कॉम्प्रेशन करने के लिए कितना यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी लगने वाला है। ये स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन है, इट इज नॉट mgx। हाफ के एक्स स्क्वायर राइट आंसर है। ओके, जैसे आपको पता होगा हाफ के एक्स स्क्वायर आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिएगा एक्स से कॉम्प्रेस हुआ है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ तो जो वर्क डन रहेगा वही पोटेंशियल एनर्जी के साथ इक्वल आता है। तो एक्स कॉम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग के अंदर हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये इनिशियल वर्क डन होगा, पहले केस का वर्क डन होगा। लेट अस कंसीडर दिस वर्क डन एज अ W1। किसी को कुछ दिक्कत? कल ही मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग को अगर हम कॉम्प्रेस या फिर एक्सटेंड करते हैं एक्स से, तो फिर उसके अंदर जो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है और वही वर्क डन के साथ इक्वल आता है। तो अब क्या हुआ है, पहले ये स्प्रिंग एक्स से कॉम्प्रेस्ड है और इसको वाई कॉम्प्रेशन क्रिएट किया है, मतलब और स्प्रिंग को क्या किया है, अंदर की ओर पुश किया है हमने। ओके, पहले एक्स कॉम्प्रेशन था स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग का रिलैक्स कंडीशन था। ओके, इसका पहले तो कॉम्प्रेशन एक्स किया और उसके बाद फिर लेटर कॉम्प्रेशन वाई है। तो बताओ स्प्रिंग का टोटल कॉम्प्रेशन कितना हुआ बच्चों। हाउ मच इज द टोटल कॉम्प्रेशन। पहले एक से कॉम्प्रेस था स्प्रिंग और उसको धक्का देकर उन्होंने फर्दर कॉम्प्रेशन किया है, लेटर कॉम्प्रेशन किया है। तो अब टोटल कॉम्प्रेशन कितना है बोलो बच्चों। एक्स प्लस वाई राइट आंसर है। एक्स प्लस वाई ये टोटल कॉम्प्रेशन होगा। तो अब इस ये एक्स प्लस वाई टोटल कॉम्प्रेशन करते वक्त बताओ बच्चों कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। टेल मी, ये जो एक्स प्लस वाई कॉम्प्रेशन है ना, तो ये पूरा कॉम्प्रेशन करने के लिए हमें कितना वर्क डन लगने वाला है बताओ। वैष्णव आपका आंसर गलत है। हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर। टोटल कॉम्प्रेशन कितना है,
हाफ के सॉरी आपने जो बताया था टोटल कॉम्प्रेशन हाफ एक्स प्लस वाई था, तो फिर जो टोटल वर्क डन होगा ना इस प्रोसेस में, ये टोटल कॉम्प्रेशन एक्स प्लस वाई प्रोड्यूस करने के लिए, ये टोटल कॉम्प्रेशन एक्स प्लस वाई प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ राइट आंसर है अभी। तो टोटल कॉम्प्रेशन एक्स प्लस वाई प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्क डन लगने वाला है वो W2 रहेगा, और ये W2 हाफ के एक्स स्क्वायर एक्सटेंशन का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का हमें होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। इट इज नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। आपको पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में फर्क क्या है। इज इट ओके? तो इस वजह से टोटल कॉम्प्रेशन एक्स प्लस वाई प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना वर्क डन लगने वाला है, हाफ के एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो हम इसको अब एक्सपांड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, आपको पता है इसका एक्सपांशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इज इट ओके? So this is the answer for total work done if extension produced in the spring is x plus y, और एक्सटेंशन अगर x प्रोड्यूस होता है तो वर्क डन इतना रहेगा। लेकिन हमने उन्होंने हमें टोटल वर्क डन बिल्कुल भी नहीं पूछा है। दे डिडंट आस्क टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन x प्लस वाई, दे ओनली आस्क लेटर कॉम्प्रेशन करते वक्त वर्क डन कितना होगा। इज इट ओके? मतलब ये स्प्रिंग पहले x से कॉम्प्रेस था, उसको लेटर y कॉम्प्रेस करते हो कितना वर्क डन लगने वाला है ये हमें निकालना है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W2 आंसर बताओ क्या करना पड़ेगा हमें। W1 एंड W2 पर ऐसा कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा जिसके बाद हमें लेटर कॉम्प्रेशन करते वक्त जो वर्क डन रहेगा वो मिलने वाला है। सभी बताने की कोशिश कीजिएगा। W1 ये वर्क डन है जब कॉम्प्रेशन x प्रोड्यूस हुआ है, ओके, और W2 ये वर्क डन है जब कॉम्प्रेशन x प्लस वाई प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन हमें वर्क डन कब चाहिए, जब लेटर कॉम्प्रेशन y प्रोड्यूस किया है। तो बताओ क्या करना पड़ेगा W1 और W2 के बीच में, which mathematical operation we have to do to find the work done due to latter compression? ओके राइट है। ओके राइट आंसर है। तो इस कंडीशन में हमें ना W2 माइनस W1 करना पड़ेगा। विच वर्क डन वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस कंडीशन, W2 माइनस W1। W2 x प्लस वाई कॉम्प्रेशन करते वक्त का वर्क डन है, और W1 x कॉम्प्रेशन करते वक्त का वर्क डन है। तो W2 माइनस W1 करेंगे ना हम, तो हमें मिलेगा लेटर कॉम्प्रेशन y प्रोड्यूस होते वक्त लगने वाला वर्क डन। तो बस आपको वैल्यूज पुट करना है, फाइनल आंसर निकालना है। हाफ के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? तो फिर आप इसे सॉल्व कीजिएगा ब्रैकेट को ओपन करके। अगर ये ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं तो क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ और के अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, के एक्स वाई आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, और फाइनल आंसर आएगा हाफ के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग लेटर कॉम्प्रेशन y। इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया? इसमें से अब हम हाफ के अगर कॉमन आउट करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर से, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आप देखिएगा, हाफ के निकल गया तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बीट आने वाला है। y भी हम कॉमन आउट कर सकते हैं एक, तो एक y अगर मैं कॉमन आउट करता हूं तो फिर फर्दर इसका आंसर आने वाला है, यहाँ पर y नहीं रहेगा। इज इट ओके? ky इन ब्रैकेट y प्लस 2x। इज इट ओके? तो ये रहेगा फाइनल आंसर। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? पहले स्प्रिंग x से कॉम्प्रेस हुआ था, उसका फर्दर कॉम्प्रेशन y किया है, तो ये फर्दर कॉम्प्रेशन y करते वक्त जो वर्क डन हमें लगने वाला है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। Is it okay? This concept is clear to all of you? के वास्ते आई कुकर बंद करने थे। ओके नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द वर्क डन। देखो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में अभी तक ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है।
एडवांस क्वेश्चन कह सकते हैं हम ये वर्क एनर्जी और पावर का। और इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ उसके ऊपर हमें प्रैक्टिस लेना है इस क्वेश्चन का। वो प्लेटफॉर्म का जो पहला केस मैंने बताया था ना, उसी बीट पर ये क्वेश्चन है। तो लिखिएगा, अ मासलेस प्लेटफॉर्म, a massless platform is kept on a light elastic spring as shown in figure. When a sand particle of mass of 0.1 kg mass is dropped on the pan from a height of 0.24 meter, the particle strikes the pan in perfectly inelastic manner. And the spring compresses by 0.01 meter. Find what height should be the particle be dropped so as to generate a compression of 0.04 मीटर। क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा, अब ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूं मैं, अच्छे से देखिएगा। अ मासलेस प्लेटफॉर्म, ओके, एक प्लेटफॉर्म है जिसे कोई भी मास नहीं है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म एक लाइट स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट में ऐसा रखा है। व्हेन अ सैंड पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, ये 0.1 kg मास दिया है सैंड पार्टिकल का, ओके। 0.1 kg रहने वाला एक मास रहेगा, इज ड्रॉप ऑन द पैन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.24 मीटर। तो कितने हाइट से वो ड्रॉप किया है? 0.24 मीटर से। इज इट ओके? अब मुझे याद करके बताओ, इस केस में फॉर्मूला कौन सा रहेगा? ये 0.24 इसका एक्सटेंशन है, ओके। सॉरी, ये हाइट रहेगा x, मतलब आपको पता होगा ऐसा केस हमने सबसे पहले कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका हाइट h इज इक्वल टू 0.24 मीटर रहेगा, और मास दिया है उस पार्टिकल का जो मास गिर रहा है h हाइट से, ओके। तो इनिशियली इसके अंदर mgh पोटेंशियल एनर्जी रहने वाला है, और इसका कॉम्प्रेशन होने वाला है। स्ट्राइक्स द पैन एंड द स्प्रिंग कॉम्प्रेसेस बाय 0.01 मीटर। तो जैसे ये स्ट्राइक होगा तो यहाँ पर कॉम्प्रेशन x प्रोड्यूस होने वाला है 0.01 मीटर। तो ऐसा दिया है, x दिया है, m दिया है और h दिया है। इज इट ओके? आपको पता है इस केस में इनिशियली इस पार्टिकल पर mgh पोटेंशियल एनर्जी होगा, और फाइनली ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने वाला है, तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा हाफ के x स्क्वायर एक्सटेंशन के बराबर, ओके। और फिर
ये प्लेटफॉर्म एक साइड नीचे जाने वाला है रेफरेंस लाइन से हमारे, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, तो इसके नीचे जाने से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस एम जी एक्स रहने वाला है। तो ये माइनस एम जी एक्स उधर जाके प्लस होगा, तो फाइनल आंसर आएगा एम जी इन ब्रैकेट h plus x is it okay is equal to half k x square is it okay। तो ऐसा ये केस रहेगा। अब इस केस में वैल्यूज पुट करके हम पहला केस लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो देखो mg मास कितना रहेगा उस ऑब्जेक्ट का 0.1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लो सपोज, ओके ठीक है, लगा तो इसे ऐसे ही रहने दो। बाद में हम क्या करते हैं, दूसरा जो इक्वेशन होगा उसमें और इसमें बहुत सारे सिमिलरिटी है, तो स्टेप्स कैंसिल होने का चांस रहेगा, तो बेटर वे हम इसे एज इट इज रखते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अभी उन्होंने क्या पूछा है देखिएगा, फाइंड व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल बी ड्रॉप सो एज टू जनरेट अ कॉम्प्रेशन ऑफ 0.04 मीटर, ओके। तो हमें कॉम्प्रेशन कितना प्रोड्यूस करना है, 0.04 मीटर, मतलब पहले कॉम्प्रेशन x 0.01 मीटर था, अभी हमें कॉम्प्रेशन 0.04 मीटर प्रोड्यूस करना है, तो उतने ही मास रहने वाले पार्टिकल को कितने हाइट ऊपर से हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, तो एच का वैल्यू हमें निकालना है। अब दूसरे केस में क्या क्या चेंज हो रहा है, एच चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से एक्स चेंज हो रहा है, तो बाकी कोई भी दूसरा स्टेप चेंज नहीं होने वाला है। इज इट ओके, मास उतना ही है उस पार्टिकल का, सेम मास है, उसी मास को हमें एच डैश हाइट से अब गिराना है। अब हम दूसरे केस का हाइट क्या करते हैं, एच डैश एज्यूम कर दो, बाकी सब केस एज इट इज रहेगा। सो एम जी इन ब्रैकेट एच डैश प्लस एक्स डैश मस्ट बी इक्वल टू हाफ के एक्स डैश होल स्क्वायर रहेगा। गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर सेकंड, और सिर्फ हमें एच डैश का वैल्यू निकालना है, ओके। तो आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2/1 करते हैं, तो आप देखते हो एम जी हाफ के कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मतलब इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं ना, तो एम जी कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, हाफ के ये भी कॉमन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा देखिएगा, इस साइड आएगा एक्स डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा फिर देखिएगा, एच डैश प्लस एक्स डैश डिवाइडेड बाय एच प्लस एक्स आएगा। इज इट ओके, अब जस्ट वैल्यूज पुट कीजिएगा और फाइनल आंसर निकालिएगा, ओके। तो पहले केस का जो हाइट है एच उसका वैल्यू 0.24 है, तो 0.24 और पहले केस का एक्सटेंशन 0.01 है, ओके। और दूसरे केस का हाइट हमें निकालना है एच डैश, उस केस का एक्सटेंशन दिया है उन्होंने 0.04, ओके। 0.04 मीटर से कॉम्प्रेशन उसका करना था सेकंड केस में, तब हमें वो कितने हाइट से गिराना ये हमें निकालना था, इज इक्वल टू, अब एक्स डैश मतलब सेकंड केस का 0.04 इसका होल स्क्वायर रहेगा डिवाइडेड बाय, दोनों भी एक्स डैश और एक्स का दोनों का स्क्वायर है, तो हम 0.04 डिवाइडेड बाय 0.01 का होल स्क्वायर लेते हैं, ओके। तो आप देखिएगा ऊपर 100 नीचे 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बचेगा यहाँ पर, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो इसका आंसर डायरेक्टली 16 आने वाला है। 0.04 डिवाइडेड बाय 0.01 अगर हम करते हैं तो फाइनली इसका आंसर 16 आने वाला है, और फिर ये जो नीचे वाला टर्म है उसे हम ऐड करते हैं 0 पॉइंट, बताओ मुझे 0.24 में अगर हम 0.01 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.24 में अगर हम 0.01 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बोलो। ओके ओके ओके, दो चार स्टूडेंट का आंसर आ गया, राइट है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.24 इज 0.25, ओके। 0.24 है, उसमें 0.01 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। तो अभी 0.25 हमें 16 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर फाइनल आंसर आएगा, देखिएगा आप। तो देखिएगा अब एच डैश प्लस 0.04 इज इक्वल टू 16 इंटू 0.25 होगा, 0.25 मतलब 1/4 होगा, तो 16 इंटू 1/4, 4 जा 16 आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचने वाला है, मतलब एच डैश प्लस 0.04 इज इक्वल टू 4 आएगा, और फिर एच डैश का वैल्यू आने वाला है 4 माइनस 0.04, ओके। तो फाइनल आंसर आएगा 3.96 मीटर, इज इट ओके। तो सेकंड केस में हमें कितने हाइट ऊपर से उस मास को गिराना पड़ेगा 0.1 केजी रहने वाले 3.96 मीटर से, तब जाकर उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने वाला है 0.04 मीटर का। इज इट ओके, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया।
स्टार मार्क करके रखना बच्चों, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। जनरली ये क्वेश्चन मतलब बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है मासलेस प्लेटफॉर्म का। तो जो भी कल मैंने आपको बीट पढ़ाए थे ये उसी बीट को समझने के लिए क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाले हैं। Is it okay? This concept is clear to all of you? Give me the reply fast. समझ में आ गया सभी को? ओके, ठीक है। ओके सियर, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल है, मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्प्रिंग फोर्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट a spring force of force constant 100 Newton per meter is stretched by is stretched by 5 centimeter. Find the work done by applied force. Find the work done by applied force. Find out. तो अप्लाइड फोर्स की वजह से आपको वर्क डन निकालना है। फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको के का वैल्यू दिया है और एक्स का वैल्यू उन्होंने दिया है। जस्ट आपको वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर निकालना है। ओके, ओके, और किसी का आंसर आ गया? यूनिट्स अच्छे से पुट कीजिएगा तभी फाइनल आंसर आएगा। ओके, साक्षी एक बार चेक करो, पॉइंट वाइज आपका आंसर गलत हो रहा है। द गिवन डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर, नॉट इन मीटर। जीरो 0.125 जूल राइट आंसर रहेगा। ओके, देखिएगा अब क्या दिया है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू उन्होंने हमें दिया है, दैट इज अ वैल्यू फॉर के बी गिवन 100 न्यूटन पर मीटर। तो ये ऐसा यूनिट में इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर, तो एक्सटेंशन रहेगा 5 सेंटीमीटर, मतलब ही 0.05 मीटर रहेगा। इज इट ओके? इज इट ओके? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है और फिर आपको पता है वर्क डन ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फिर आएगा हाफ के का वैल्यू 100 और एक्स का वैल्यू, एक्स का स्क्वायर करना है मतलब 0.05 का स्क्वायर हमें करना है। तो फिर वो आएगा 0.05 मतलब ये 5 इंटू 10⁻² है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 25 इंटू 10⁻⁴ आएगा। ओके, और हाफ इंटू 100 मतलब ये 50 आ जाएगा। तो 50 इंटू, तो 50 का एक जीरो अगर हम कम करेंगे तो 10⁻⁴ की जगह -3 आएगा और फाइनली आने वाला ये 5 इंटू 25 इंटू 10⁻³ तो फाइनली आंसर आने वाला है 125 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, तो ये रहेगा वर्क डन का वैल्यू। नाउ सियर, इसी को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.125 जूल ऐसा आंसर आने वाला है। इज इट ओके? तो ये रहेगा फाइनल आंसर। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल था ये, सिर्फ इसमें वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स हमें निकालना था। अभी देखिएगा इस सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत वैरायटीज के क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस करना है, लेकिन उसमें सभी ये बिट रिपीट होने वाले या फिर ऐसे वैरायटीज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक लास्ट वैरायटी रिमेनिंग है, फिर ये लेने के बाद हम जो इस टॉपिक का लास्ट बिट है पावर, उसकी ओर जाएंगे।
तो देखिएगा जल्दी से लिखिएगा क्वेश्चन, मीटिंग का टाइम बहुत कम बचा है। A block strikes the free end of a horizontal spring with the other end fixed placed on a smooth surface with a speed v. After compressing the spring by x, the speed of the block reduces to half. Calculate the maximum compression of the spring. तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, लिख लीजिएगा इसे अच्छे से। क्या कहा है देखिएगा, अ ब्लॉक स्ट्राइक्स द फ्री एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। तो एक फ्री एंड है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है रिलैक्स कंडीशन में पहले, और एक ब्लॉक उसको स्ट्राइक हो रहा है जिसका मास m है, उसका वेलोसिटी v दिया है, ओके, with a speed v. After compressing the spring by x, the speed of the block reduces to half. मतलब जैसे ये ब्लॉक का कोलिजन होने वाला है स्प्रिंग के साथ, तो फिर एट द टाइम उसका धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते जाएगा, जितना वेलोसिटी कम होगा ना उतना ही उसका कॉम्प्रेशन बढ़ने वाला है। इज इट ओके? तो उसने क्या किया है, सबसे पहले उसका वेलोसिटी जब हाफ हुआ है, मतलब सपोज हम कहेंगे कि ये ब्लॉक जब इस पॉइंट पर आ जाएगा, ओके, तो एट द टाइम इसका वेलोसिटी हाफ हो गया v/2, तो तब कॉम्प्रेशन कितना है, x है, ओके। फिर ये ब्लॉक आगे बढ़ने वाला है, वैसे आगे बढ़ने वाला है, और फिर अगर इसने बहुत ज्यादा कॉम्प्रेशन कर दिया, दैट इज x मैक्स, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन x मैक्स जब करेगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है बच्चों, डेफिनेटली जीरो होने वाला है। इज इट ओके? तो यहाँ पर ये ब्लॉक अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट करने वाला है, और ये जो ब्लॉक है, ये जो स्प्रिंग है, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाला है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या लगाना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक must be equal to gain in पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो इस लॉजिक से हमें निकालना है आंसर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली उसका वेलोसिटी जीरो होने वाला है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, और इनिशियली उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो मतलब हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ओके। और फिर देखिएगा अब ये जो स्प्रिंग रहेगा ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करने वाला है, तो जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा तो मैक्सिमम वहां पर कॉम्प्रेशन होने के बाद हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर ये रहेगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगा। इज इट ओके? एक मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। इस लॉजिक से न निकलते हुए हम क्या करते हैं, अनदर एक सिंपल वे से अगर निकालना है इस क्वेश्चन का आंसर, तो देखो हम आप कैसे कर सकते हैं। देखिएगा अब जब कॉम्प्रेशन एक्स हुआ है ना, तो एट दैट टाइम वेलोसिटी उसका हाफ हुआ है, सो हाफ एम इंटू v/2 होल स्क्वायर, ये जब काइनेटिक एनर्जी है तब कॉम्प्रेशन एक्स है, तो फिर एट दैट टाइम हाफ के एक्स स्क्वायर आने वाला है, और जब कॉम्प्रेशन फुल हुआ है, ओके, तो एट दैट टाइम उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो फुल लॉस होने वाला है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। ये फुल काइनेटिक एनर्जी अगर उसका लॉस होता है तो एट दैट टाइम मैक्सिमम
कॉम्प्रेशन क्रिएट होने वाला है हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो फिर अगर हम ये दोनों भी इक्वेशंस को अगर सॉल्व करते हैं ना, ओके, देखिएगा, मतलब यहाँ पर हमें वही लॉजिक से आंसर निकालना है जो लॉजिक हमने उस ब्लॉक डायग्राम में स्टडी किया था। ठीक है, अब मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, बेटर वे रिजॉइन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देखते हैं।